प्राचीन काल से ही लोगों ने चमत्कारी घटनाओं और जादुई जीवों के किस्से कहानियां सुनाए हैं। ये किस्से सुनने में काल्पनिक और मनगढ़ंत लगते हैं, लेकिन ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इनमें कोई सच्चाई नहीं। लेकिन कई बार इन रहस्यमयी किस्सों से जुड़े ऐसे सबूत सामने आते हैं जिनसे पता चलता है कि शायद ऐसी घटनाएं और जीवों का अस्तित्व एक सच्चाई हो। आज के एपिसोड में हम 3 ऐसे ही किस्सों के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस किस्से की शुरुआत क्रीट के प्रॉस्परस आइलैंड में होती है, जहां माइनोस नाम के ग्रीक राजा का राज्य था। माइनोस के द्वारा किए गए काम से देवी देवता काफी खुश थे, इसीलिए उनकी कृपा इस किंगडम में हमेशा रहती थी। एक बार ग्रीक गॉड पोसाइडन ने माइनोस को उपहार के रूप में एक व्हाइट मैजेस्टिक बुल दिया। ये बुल दरअसल माइनोस को इसीलिए दिया गया था ताकि वो इसकी बलि ईश्वर को चढ़ा सकें और अपने राज्य को उन्नति की ओर ले जा सकें। लेकिन ये व्हाइट बुल इतना खूबसूरत और दमदार था कि माइनोस के मन में लालच आ गया। माइनोस ने फैसला किया कि इस बुल को अपने पास रखकर किसी और बुल की बलि चढ़ाएंगे। लेकिन इस बात से पोसाइडन आक्रोश में आ गए। उन्होंने माइनोस की लीनिएज को श्राप दिया। इस श्राप के चलते माइनोस की पत्नी क्वीन पैसिफिक के मन में उस बुल के लिए आकर्षण आ गया। वो चाहकर भी उस बुल से अलग नहीं रह पा रही थी। क्वीन ने उस दौरान मौजूद सबसे उन्नत क्राफ्ट्समैन डेडलस की सहायता ली और उन्हें समझाया कि वो बुल के साथ मेट करना चाहती हैं। डेडलस ने एक लकड़ी की ऐसी गाय का निर्माण किया जो दिखने में एकदम असली लगती थी। अब क्वीन पैसिफिक इस गाय के अंदर छुप गईं और इस तरह उन्होंने बुल के साथ मेट किया। इन दोनों के संबंध से एक मॉन्स्टर का जन्म हुआ जो आधा इंसान और आधा बुल था। जल्द ही लोगों को पता चला कि इस माइनोटॉर की खुराक दरअसल इंसान का मांस है। माइनोस ने भी डेडलस की मदद लेकर एक ऐसी भूल भुलैया का निर्माण करने की बात रखी जिसमें इस माइनोटॉर को फंसाया जा सके। ये मेज इतनी कॉम्प्लेक्स थी कि माइनोटॉर जीवन भर उससे बाहर ना आ सके और उसे ठीक पैलेस के नीचे बनवाया गया। अब माइनोटॉर के लिए हर 9 महीनों के अंतराल में 7 मेल और 7 फीमेल्स भेजे जाने लगे ताकि वो उन्हें मारकर अपनी भूख शांत कर सके। अब कुछ समय के बाद एथेंस के लोगों की बारी आई, जिनमें 14 लोगों को उस लेबिरिंथ में भेजना था। तभी एथेंस से थीसियस सामने आए, जो एथेंस के राजकुमार थे। थीसियस एक ब्रेव प्रिंस थे जिन्हें माइनोटॉर से डर नहीं लगता था। वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे, जहां वो माइनोटॉर को मारकर लोगों को इससे मुक्ति दिला सकते थे। क्रीट आने के बाद थीसियस की मुलाकात एरिएडने से हुई, जिनके पिता माइनोस थे। इन दोनों के बीच प्यार हुआ और दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। अब एरिएडने ने डेडलस की सहायता ली और तरीका निकाला कि कैसे वो थीसियस की मदद कर सकती हैं। उन्होंने थीसियस को एक मजबूत थ्रेड पकड़ाया जिसके जरिए वो भूल भुलैया में भटकने से बच सकते थे। थीसियस थ्रेड को पकड़कर अंदर जाते चले गए और माइनोटॉर की आवाज सुनकर उसके करीब पहुंचते गए। माइनोटॉर से सामना होते ही थीसियस ने उसकी जान ले ली और थ्रेड की मदद से वापस बाहर निकल आए। अब थीसियस और एरिएडने एक साथ रहने लगे और दोनों साथ मिलकर एथेंस चले गए। ये लेजेंड ग्रीक फोल्कलोर में सदियों से सुनाया जाता रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर उस इलाके में मौजूद था? यो 1894 में सर आर्थर इवंस ने इस राजमहल को खोज निकाला था, जिसे आज पैलेस ऑफ नोसोस कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पैलेस के नीचे बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेबिरिंथ के रिमेन्स को खोज निकाला था, जहां माइनोटॉर को रखा गया था। तबाह हालत में मिली इस लेबिरिंथ का कुछ ही हिस्सा बचा रह गया है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पूरी लेबिरिंथ इतनी कॉम्प्लेक्स थी जिससे निकलना मैप के सहारे भी संभव नहीं होता। ये सबूत इस लेजेंड की क्रेडिबिलिटी के सबूत माने जा सकते हैं। हाउस ऑफ द बिन्स नाम का ये रेसिडेंस काफी रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ओनर और डेविल का साथ उठना बैठना रह चुका है। ये शानदार पैलेस
लिनलिथगो की दो पहाड़ियों के बीच मौजूद है। वैसे तो शुरुआत में आर्किबाल्ड मेल्ड्रम इस पैलेस में रहते थे, लेकिन यहाँ रहने वाले सबसे मशहूर लोग डैलियल्स थे। टैम डैलियल लिनलिथगोशायर में रहते थे। ये थॉमस डैलियल के पुत्र थे, जो स्कॉटलैंड किंग आर्मी में कमांडर इन चीफ की पोजीशन में थे। टैम डैलियल छोटी उम्र में ही मिलिट्री में शामिल हो गए, जब उन्हें फ्रांस में ह्यूगनॉट कॉज को सपोर्ट करने जाना पड़ा। यो 1651 में बैटल ऑफ वॉल्स्टर में ओलिवर क्रॉमवेल ने उन्हें कैप्चर कर लिया था। उन्हें बंदी बनाकर टावर ऑफ लंदन में रखा गया, लेकिन टैम को चार दीवारों के बीच कैद करना संभव नहीं था। वो वहां से निकलकर रशिया पहुंचे और टीसार एलेक्सिस द फर्स्ट के लिए काम करने लगे। टैम ने 85 वर्ष की लंबी उम्र तक जीवन जिया और फिर उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के तुरंत बाद ऐसे ही किस्से सामने आने लगे कि हाउस ऑफ द बिन्स के पास टैम की आत्मा भटकती है। लोग रात में वहां कैवलरी की आवाजें सुनने के दावे करने लगे। साथ ही कुछ लोगों ने सफेद घोड़े में बैठे टैम डैलियल को घर के चक्कर लगाते भी देखा था। लेकिन सबसे रहस्यमय किस्सा एक मार्बल टेबल के बारे में था, जो आज भी उस पैलेस में मौजूद है। माना जाता है टैम डैलियल रात के समय डेविल के साथ ताश खेलते थे। उन्होंने डेविल से डील की थी और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन टैम ने गेम से पहले एक मार्बल टेबल सजाई और उसमें एक छोटा सा मिरर लगा दिया ताकि वो डेविल के कार्ड्स देख सकें। चीटिंग की वजह से टैम जीत गए, लेकिन डेविल को आईने के बारे में पता चल गया। डेविल ने वही मार्बल टेबल उठाकर टैम की ओर फेंकी। टैम नीचे झुक गए और वो खिड़की से होते हुए सीधे तालाब के बीचों बीच गिरी। अब टैम के इस किस्से पर लोग यकीन नहीं करते थे, लेकिन लोग मानते थे कि उनकी डील डेविल से हुई है। टैम के मरने के 200 साल बाद तालाब का पानी सूख गया और उसी तालाब से निकली एक मार्बल टेबल। इस टेबल को वापस पैलेस के अंदर रख दिया गया। हैरानी की बात है कि टेबल के कोने में हूफ के निशान थे, मानो सच में डेविल ने उसे टैम की ओर फेंका था। क्या ये मार्बल टेबल उस घटना का सबूत है? यो 1959 टर्की में कैप्टन इल्हान डुरुपनार नेटो के लिए एक मिशन पर निकले। उन्हें टर्की के पहाड़ी इलाकों के ऊपर उड़ते हुए वहां की तस्वीरें लेनी थी, क्योंकि टर्किश आइलैंड्स के उस इलाके में बड़े बड़े भूकंप आए थे और उसकी संरचना बदल चुकी थी। डुरुपनार प्लेन में बैठकर तस्वीरें ले ही रहे थे कि उन्हें कुछ अजीब दिखाई दिया। ये एक अजीब रॉक फॉर्मेशन थी, जो देखने में एक विशाल शिप के बचे हुए अवशेष जैसी लग रही थी। लेकिन समुद्री सतह से 6500 मीटर की ऊंचाई पर आखिर शिप का क्या काम था? डुरुपनार को नहीं पता था कि अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसा कैप्चर कर लिया था जो ग्रेट बिब्लिकल मिस्ट्री का सबूत हो सकता था। मिस्ट्री ऑफ नोआस आर्क। बाइबल में नोआ की नाव की कहानी मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड की क्रिएशन के बाद गॉड ने एडम और ईव को बनाया और धरती को पॉपुलेट किया गया। इसकी 10वीं पीढ़ी में नोआ का जन्म हुआ था, लेकिन तब तक यहाँ इतना पाप बढ़ चुका था कि ईश्वर सब कुछ खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते थे। ईश्वर ने नोआ से कहा कि अगर वो अपने परिवार के साथ बचना चाहते हैं तो उन्हें एक विशाल नाव बनानी होगी। इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस भी उन्हें बताए गए। ये 515 फीट लंबी, 86 फीट चौड़ी और 51 फीट ऊंची होनी चाहिए। नोआ ने इस नाव में सभी जानवरों के जोड़े रखे और बाढ़ आ गई। 40 दिन तक चलने वाली इस बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ, तब किस्से के अनुसार आग माउंट एराराट के करीब सेटल हुई। अब हैरानी की बात है कि डुरुपनार की फोटोग्राफ की लोकेशन माउंट एराराट से कुछ ही मील की दूरी पर है। साथ ही इस फॉर्मेशन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ठीक उसी मेजरमेंट की है। स्कॉलर्स हमेशा से ही ग्रेट फ्लड को एक कॉशनरी टेल की तरह समझते आए थे। इस बाढ़ का वर्णन कुरान में भी मिलता है, लेकिन इस तस्वीर को देखकर एक्सपर्ट्स इस किस्से की सच्चाई खोजने में लग गए। इसे पता करने के दो तरीके थे, एक तो शिप को एग्जामिन करना और दूसरा उस जायंट फ्लड के सबूतों को ढूंढना। हैरानी की बात है, लेकिन डुरुपनार ने जहां तस्वीर कैप्चर की थी, वहां हजारों साल पहले आई बाढ़ के निशान मौजूद थे। 1997 में कुछ जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिसिस्ट और ओशियनोग्राफर्स की एक टीम ने
उस रीजन का एनालिसिस किया। उन्हें ऐसे इंडिकेशंस मिले जिन्हें वो ब्लैक सी डिल्यूज कहते हैं। ब्लैक सी के बेस में ताज़े पानी की मछलियों के फोसिल्स पाए गए जो लगभग 5 से 6000 बीसी के थे। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले आई एक भीषण बाढ़ में ये मछलियां यहाँ आईं और जमीन के अंदर दफन हो गईं। तो क्या ये सबूत इशारा करते हैं कि ग्रेट फ्लड और नोआ की आग एक सच्चाई है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में शेयर करें, एपिसोड को लाइक करें और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।